समस्या संख्या का वर्गमूल, तो इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात नहीं है। अगर x प्लस आयोटा वाई का रूट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, और x माइनस आयोटा वाई का अगर रूट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, लिख लें और याद कर लें। ठीक है, अब कुछ बिंदु पद देखो। जैसे पहला सर्कल का, सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी किसी एक फिक्स बिंदु से दूरी हमेशा समान रहे। अब ये सर्कल है, इस सर्कल पर जितने भी बिंदु हैं इन सब की मूल बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा समान है। मान लिया कि z, तो माना O से लेके और बिंदु z कोई जनरल पॉइंट है, इसकी जो बीच की दूरी है ये कितनी है? मॉड z, मॉड्यूलस z, यही तो होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मतलब उसकी मूल बिंदु से दूरी। स्पेशल इस वाले सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु से लेकर के इसके किसी भी एक जनरल पॉइंट के बीच की दूरी मॉड्यूलस z ये फिक्स है, माना कि किसी कांस्टेंट c के बराबर है। तब इससे जो समीकरण मिलेगा ये अपन को समीकरण मिलेगा सर्कल का। ठीक है, अब ये तो तब की बात है जब अपन का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, मूल बिंदु पे हो। माना अपन का जो केंद्र है वो कोई इसको c मान लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये। ठीक है, जहाँ पे c क्या होगा? कोई समस्या संख्या। जाहिर सी बात है भाई कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई सेंटर ले रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब इस c से और कोई भी अपन सर्कल पर जनरल पॉइंट लेंगे, जैसे ये पॉइंट ले लिया z, तो इस c से लेके और z के बीच की जो दूरी है ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब जा कर के ये जो जनरल पॉइंट z लिया है अपन का, इसका जो बिंदु पथ है वो एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने बोला, अच्छा इसकी रेडियस वो ले लेते हैं एक बार। इसकी जो त्रिज्या है वो मान ली अपन ने a। ठीक है, तो z से और c के बीच की दूरी ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये किसके बराबर है? z माइनस सी के बराबर। तो z माइनस सी का मॉड्यूलस, और ये होना चाहिए रेडियस के बराबर, मतलब ये फिक्स रहना चाहिए, तब जा कर के ये जो एक्सप्रेशन है ये एक समीकरण बनेगा वृत्त का। ठीक है, ये कैसे वृत्त का समीकरण है? जिसका सेंटर c पे है और रेडियस a पे है। ठीक है, अगर दूसरा देखना है अपन को सरल रेखा का, तो सरल रेखा में देखो, पहला तो ऐसे है कि z1 तथा z2 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अब z1 कोई बिंदु है और z2 कोई बिंदु है, इस बिंदु को मिलाने वाली कोई जो सरल रेखा होगी उसका समीकरण होगा z इक्वल लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2, जहाँ पे ये जो लेमडा है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये रेखाखंड का समीकरण होता है, इसे और भी जगहों पे यूज़ करते हैं, तो याद रख ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ अपन बहुत ईजिली नोटिस कर सकते हैं कि अगर लेमडा की वैल्यू 0 होती है तो जो z है वो अपन को कहाँ पर मिलेगा? अगर लेमडा की वैल्यू 0 होती है तो वो मिलेगा अपन को z2 पर। ठीक है, फिर अपन इसको बढ़ाते बढ़ाते लेमडा की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो अपन को जो पॉइंट है वो कहाँ पर मिलता है? z1 पर। तो जब अपन लेमडा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रखेंगे तब जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ अपन की कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? z2 से लेकर z1 तक। सरल रेखा का व्यापक समीकरण होगा a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और ये जो b है ये अपन का रियल नंबर होगा। ठीक है, तीसरा
वृत्त का समीकरण। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0, ये अगर सेंटर हो, R रेडियस हो, तो उन वे सारे पॉइंट जो Z0 से Z-Z0 का मॉड्यूलस, इसका मतलब क्या है, Z और Z0 के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी, वो सभी पॉइंट जिनकी Z0 से दूरी R के बराबर हो, उन सभी का बिंदु पद क्या होगा, वृत्त का समीकरण। अगर व्यापक समीकरण की बात करें तो वृत्त का व्यापक समीकरण कुछ ऐसे लिखा जाता है, देखो इसी से निकलता है। इसको अपन दोनों साइड स्क्वायर करें, Z माइनस Z0 का स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर इक्वल, अब मॉड ऑफ Z के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, Z बार लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन, अब मोड नहीं लगेगा अब, है ना, Z माइनस Z0 और Z माइनस Z0 का बार इक्वल R स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, इसकी जनरल फॉर्म बनती है, और ये फॉर्म बनती है Z बार प्लस AZ बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र जो होता है, केंद्र होता है A, ठीक है, और त्रिज्या रेडियस होती है एक मॉड A स्क्वायर माइनस B। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो A है ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो B है B यहाँ पर रियल नंबर होगा, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं है। अब एक व्यास रूप में और देख लो, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। व्यास रूप में वृत्त के समीकरण का मतलब है एक ऐसे वृत्त का समीकरण लिखो जिसके व्यास के दो सिरे Z1 और Z2। तो इसको लिखना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अपन कोई सर्कल पर जनरल पॉइंट लेते हैं, अपन ने सर्कल पर जनरल पॉइंट Z लिया, तो जब व्यास के दोनों सिरों को अपन Z से मिलाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है, Z1 Z2 Z1 Z2 एक ट्राइंगल बन रहा है, और ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, ये भी समकोण राइट एंगल ट्राइंगल है। तो समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, Z1 की Z से दूरी क्या होगी, Z माइनस Z1 का मॉड, Z माइनस Z1 का मॉड। ये क्या है, Z की Z1 से दूरी, तो ये आधा, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, तो लंब का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल कर्ण हो जाएगा Z1 Z2। तो Z1 की Z2 से दूरी क्या है, Z1 माइनस Z2, तो इसका स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इससे अपन का ये सूत्र आ जाएगा, ठीक है। जब अपन को व्यास के सिरे दे रखे हों तब अपन वृत्त का समीकरण कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये सूत्र है, सूत्र मतलब कुछ रूल है, ये याद करने और करने ही है, इसमें मैं कुछ नहीं समझाने वाला। जैसे Z1 Z2 Z3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो उसका केंद्र कैसे लिखते हैं, जितना तुम पहले से जानते हो उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे पता नहीं, बस ये याद होने चाहिए। ये सभी चीज़ें पहला याद होना चाहिए, सम्मिश्र संख्याएं किसी चतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष हों तो Z1 प्लस Z3 इक्वल Z2 प्लस Z4। ये मध्य बिंदु वाले रूल से आता है ये। जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा भी था कि एक समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण जहाँ पर काटते हैं तो ये जो बिंदु होता है ये दोनों विकर्णों को, पहले को भी और दूसरे को भी, बराबर बराबर भागों में काटता है। मतलब ये मध्य बिंदु है, पहले विकर्ण का भी मध्य बिंदु है और दूसरे विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। तो Z1 Z2 Z3 Z4, अगर इसके 4 कॉर्नर है तो Z1 Z3 का भी मध्य बिंदु होगा,
तो इस हिसाब से Z1 प्लस Z3/2 जो भी पॉइंट निकलेंगे, और Z2 और Z4 का मध्य बिंदु होगा, तो Z2 प्लस Z4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रिलेशन यहाँ से आता है ना, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। सम्मिश्र संख्या है Z1, Z2, Z3 किसी संभावित त्रिभुज के शीर्ष हैं यदि और केवल यदि। अब ये याद रखने के, एक्सप्लेन करने भी लगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, और एक्सप्लेन करना उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस इन फॉर्म्स को याद रखना कि संभावित त्रिभुज के शीर्ष होने पर ये रिलेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक। और अगर क्वेश्चन मुश्किल बनाने होते हैं ना तो ऐसी कुछ चीज़ें देते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी, और एक इन सब चीज़ों का यूज़, ये क्वेश्चनों को अच्छे खासे टफ बना देते हैं, और सॉल्व करने के लिए बस ये पता होनी चाहिए और आराम से सॉल्व होते हैं। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए और ऐसा कोई फॉर्म दिखे अगर, तो एक बार दिमाग में ले आना चाहिए कि हो सकता है ये इनमें से कोई रूल लग जाए। ठीक है, संभावित त्रिभुज के शीर्ष हो तो उसका परिकेंद्र 0 हो, अगर एग्ज़ाम में कहीं परिकेंद्र दे रखा है तो हो सकता है भाई ये वाला रूल लग जाए, तीनों पॉइंट्स के स्क्वायर इक्वल 3Z0 स्क्वायर। Z1 तथा Z2 को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक का समीकरण ये होगा, और ये देखना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है भी नहीं कि Z1 तथा Z2 को मिलाने वाली रेखा का, तो पहले लंब अर्धक क्या होता है, समीकरण कैसे निकालते हैं, आसान है। तो वैसे कि यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है, तो जैसे सवाल बोल रहा है Z1 तथा Z2 को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, लंब भी होना चाहिए और इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटना भी चाहिए, इसको अपन क्या बोलेंगे, लंब अर्धक। अब इसका समीकरण निकालना है, किसी भी कर्व का या किसी भी वक्र का समीकरण निकालना हो तो उस पर कोई एक जनरल पॉइंट ले, इस पर अपन ने जनरल पॉइंट कौन सा लिया, Z, तो इसका अपन बिंदु पद देखेंगे। अब देखो अगर लंब अर्धक है, मतलब लंब भी है और बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो Z को जब अपन Z2 से मिलाएंगे और Z को जब अपन Z1 से मिलाएंगे तो इससे अपन को एक समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा, या सीधी भाषा में कहूँ तो Z की Z1 से दूरी, Z माइनस Z1, और Z की Z2 से दूरी, Z माइनस Z2, ये दोनों बराबर रहेगी, और यही समीकरण होगा लंब अर्धक का। ठीक है, इसको याद रखना। दो बिंदु Z1 तथा Z2 के व्यास के सिरे मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल प्लस माइनस π/2। ठीक है, Z1 इनको क्या मानेंगे, याद रख लेना, तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि समझ जाओगे तब भी रखना तो याद ही है। दो बिंदु Z1 तथा Z2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण 0 अथवा पाई होना चाहिए। यहाँ पे अगर π/2 है प्लस माइनस, तब तो ये सर्कल का समीकरण है, अगर 0 या पाई है तो ये सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, अगर ये चीज़ दे रखी है कि Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल K है, तो ये जो समीकरण है ये रेखा खंड को कब प्रदर्शित करेगा, दीर्घवृत्त खंड को कब करेगा, अतिपरवलय को कब करेगा। ठीक है, और अगर ये रियल हो, ये इमेजनरी हो, तो ये सब चीज़ें देख लेना एक बार, है ना। फिर उसके बाद में तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ें तो खैर अभी भी और भी बचती है, पर उतनी मुश्किल नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा हुआ है इसमें, ऐसा अतिपरवलयिक फंक्शन पढ़ने